क्या आपने कभी नक्शे को गौर से देखा है? भारत का नक्शा सिर्फ भूगोल की किताबों में छपी कुछ लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये एक जीती जागती इकाई है। एक ऐसी इकाई जो समय के साथ आकार लेती है, बदलती है। आज की इस चर्चा में हम ठीक उसी कानूनी और संवैधानिक मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं जो इस विकास को मुमकिन बनाती है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों की बात नहीं है, ये उस सर्वोच्च शक्ति का गहराई से विश्लेषण है जो हमारे देश की भौतिक सीमाओं को तय करती है और सच कहूं तो इतिहास के पन्नों पर नए अध्याय जोड़ती है। तो चलिए संविधान के अनुच्छेद 2 के इस विस्तार से भरे सफर पर चलते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद पेचीदा सवाल आता है। सोचिए जरा, कोई विदेशी क्षेत्र या फिर कोई ऐसा भूभाग जिसका पहले से कोई राजनीतिक वजूद ही नहीं था, वो एकदम से कानूनी तौर पर भारतीय संघ का अटूट हिस्सा कैसे बन जाता है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका संवैधानिक जवाब उतना ही गहरा और दिलचस्प है। आइए संवैधानिक कानून की गहराइयों में उतरते हैं और इस जटिल प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे एक पूरा का पूरा राष्ट्र अपनी बाहें फैलाकर नए हिस्सों को गले लगा लेता है। तो इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 2 के मूल पाठ से, फिर प्रवेश और स्थापना जैसे भारी भरकम शब्दों को आसान बनाएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाले अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर को समझेंगे। फिर हम सिक्किम के ऐतिहासिक विलय की कहानी देखेंगे और अंत में जानेंगे कि क्या संसद की इस शक्ति पर कोई कानूनी लगाम भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले हिस्से पर आते हैं और उस मूलभूत कानूनी आधार को देखते हैं जो हमारी संसद को ये अनोखी शक्ति देता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 2 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, और ध्यान से सुनिएगा, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यहाँ जो सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये असीम भौगोलिक अधिकार विशेष रूप से और केवल संसद के पास है। राज्य की विधानसभाओं के पास इस मामले में कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। केवल केंद्र सरकार ही एक पूरी विधायी प्रक्रिया के जरिए यह तय कर सकती है कि किसी नए क्षेत्र को भारत में कैसे और किन शर्तों पर लाया जाए। ये सच में एक ऐसी ताकत है जो देश के आकार को पूरी तरह बदल सकती है, और इसे बहुत ही सोच समझकर केंद्रीय सत्ता के हाथों में सुरक्षित रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस अनुच्छेद में इस्तेमाल किए गए 2 बहुत ही खास कानूनी शब्दों के बीच का फर्क समझते हैं। अनुच्छेद 2 में आपने 2 शब्द सुने, पहला प्रवेश और दूसरा स्थापना। इन दोनों में एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। प्रवेश का मतलब उन क्षेत्रों को शामिल करना है जो पहले से ही एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही एक संगठित राज्य या देश के रूप में मौजूद है, उसे बस भारत में प्रवेश कराया जाता है। दूसरी तरफ स्थापना का इस्तेमाल उन नए राज्यों के लिए होता है जिनका पहले से कोई स्वतंत्र राजनीतिक वजूद नहीं था। मान लीजिए भारत को कोई बिल्कुल नया, खाली या असंगठित भूभाग मिल जाता है, तो उसे एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने इन 2 शब्दों से भविष्य की हर मुमकिन भौगोलिक स्थिति को पहले ही कवर कर लिया था। अब आते हैं उस जगह जहां अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की शक्तियों के बीच आखिर असल फर्क है क्या? अनुच्छेद 3 को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से भारत के मौजूदा राज्यों के आंतरिक मामलों से जुड़ा है, जैसे घर के अंदर कमरों की दीवारें बदलना, चाहे वो मौजूदा राज्यों को तोड़कर नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाना बढ़ाना हो, या फिर बस सीमाओं और नाम में बदलाव करना हो। इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है और संबंधित राज्य विधानमंडल को उनके विचार जानने के लिए प्रस्ताव भेजना ही पड़ता है। हाँ, राज्य की राय मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया कम से कम एक आंतरिक लोकतांत्रिक संवाद तो सुनिश्चित करती ही है। और ये जो पूरी आंतरिक प्रक्रिया है ना, ये अनुच्छेद 2 की बाहरी शक्तियों से एकदम अलग है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठाने का सबसे आसान तरीका ये है, अनुच्छेद 2 का सीधा संबंध विदेशी या नए क्षेत्रों के बाहरी पुनर्समायोजन से है। यानी वो हिस्से जो अभी भारत के नक्शे के बाहर हैं और जिन्हें हमें अंदर लाना है। वहीं अनुच्छेद 3 का फोकस पूरी तरह से आंतरिक पुनर्समायोजन, यानी घर के अंदर मौजूद राज्यों की टूट-फूट और पुनर्गठन पर है। एक बाहर से अंदर लाने का रास्ता है और दूसरा अंदर ही कमरे सेट करने जैसा है। ये स्पष्ट बंटवारा दिखाता है कि हमारा संविधान तकनीकी रूप से कितना सटीक है। चलिए अब कानूनी किताबों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इन संवैधानिक सिद्धांतों ने असल में आधुनिक भारत के नक्शे को कैसे आकार दिया।
आपको पता है, आज़ादी के तुरंत बाद भारत का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। कई हिस्से ऐसे थे जो अभी भी विदेशी शक्तियों के कब्जे में थे। 1954 में शांतिपूर्ण बातचीत और कूटनीति से पुडुचेरी को भारत को सौंपा गया, जो लंबे समय से फ्रांसीसियों के पास था। फिर 1961 में गोवा, दमन और दीव को सदियों पुराने पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये सारे ऐतिहासिक एकीकरण अनुच्छेद 2 के इसी लचीले ढांचे का इस्तेमाल करके ही मुमकिन हो पाए। इसने हमारे नए नवेले राष्ट्र को अपनी भौगोलिक सीमाओं को फिर से हासिल करने का एक बेहद शांतिपूर्ण और कानूनी रास्ता दिया। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 2 के सबसे बेहतरीन और अनूठे उदाहरण की बात करें तो वो सिक्किम की कहानी है। 1947 के बाद सिक्किम एक स्वतंत्र संरक्षित राज्य या कह लीजिए प्रोटेक्टोरेट था। यहाँ रक्षा और विदेश मामले भारत देखता था, लेकिन सिक्किम की अपनी स्वायत्ता कायम थी। फिर 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम उठाया गया। सिक्किम को एक सहयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ये अपने आप में एक अनोखा संवैधानिक प्रयोग था। फिर जब सिक्किम के लोगों ने जनमत संग्रह के जरिए भारत में पूरी तरह विलय की अपनी इच्छा जाहिर की, तो आखिरकार 1975 में 36वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम पूरी तरह से भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया। अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब समय है उन ऐतिहासिक बहसों और चेक्स एंड बैलेंसेस को समझने का जो संसद की इन अपार शक्तियों पर निगरानी रखते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। 17 नवंबर 1948 को जब संविधान सभा में इन पर बहस चल रही थी, तब नज़ीरुद्दीन अहमद जी ने प्रस्ताव रखा कि अनुच्छेद 2 और 3 को एक ही में मिला देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। उधर एचवी कामत जी ने संसद शब्द को बदलकर संघ की संसद करने का सुझाव दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पर दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही सुझावों को खारिज कर दिया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बाकी निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर केंद्र को ये व्यापक अधिकार अलग अलग और बिना किसी अतिरिक्त शर्त के दिए। वो चाहते थे कि भारत की विशालता और भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों के बीच कोई भी कानूनी अड़चन न आने पाए। इस पूरे प्रावधान में अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली वाक्यांश है तो वो है ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। यह संसद को अविश्वसनीय रूप से एक बहुत बड़ा विवेकाधिकार यानी डिस्क्रेशनरी पावर देता है। इसी लचीलेपन की वजह से संसद नए राज्यों को शामिल करते वक्त उनके लिए खास शर्तों पर बातचीत कर सकती है। मतलब ये कोई वन साइज फिट्स ऑल या कठोर नियम नहीं है, ये एक बहुत ही व्यावहारिक अप्रोच है। याद है, जब सिक्किम भारत में शामिल हुआ था तब उसकी अपनी अनूठी सामाजिक और राजनीतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए विशेष शर्तें जोड़ी गई थीं, और ये सब इसी एक वाक्यांश की बदौलत ही संभव हो पाया। लेकिन ठहरिए, असीमित शक्तियों की भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा होती है ना? 1993 के ऐतिहासिक आरसी पोर्डियाल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि माना अनुच्छेद 2 के तहत संसद की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन नए राज्यों को शामिल करने की शर्तें संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम किसी नए भूभाग को भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों, समानता, न्याय या धर्मनिरपेक्षता को ताक पर रखकर शामिल नहीं कर सकते। शर्तें चाहे जो भी हों, उन्हें भारत की संवैधानिक आत्मा के बिल्कुल अनुरूप ही होना पड़ेगा। एक और बहुत ही अहम न्यायिक सीमा हमें 1960 के मशहूर बेरूबारी यूनियन मामले से देखने को मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक लकीर खींच दी कि अनुच्छेद 2 केवल नए क्षेत्रों को भारत में जोड़ने के लिए एक वन वे स्ट्रीट है, यानी सिर्फ एक तरफा रास्ता। आप इस अनुच्छेद की शक्तियों का इस्तेमाल करके भारत का 1 इंच भी हिस्सा किसी विदेशी देश को सौंप नहीं सकते। अगर कभी कोई संप्रभु भूभाग सौंपने की नौबत आए भी तो संसद उसे किसी आम कानून से नहीं कर सकती, बल्कि उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत बकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यह नियम इस बात की पक्की गारंटी है कि राष्ट्र का विस्तार तो आसान हो, लेकिन उसे तोड़ना या उसका विखंडन करना असंभव हो। इन तमाम ऐतिहासिक और कानूनी पहलुओं को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक निष्कर्ष निकल कर आता है। भारत दरअसल विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका मतलब है कि संसद राजनीतिक नक्शे को फिर से बना सकती है, राज्यों की सीमाएं बदल सकती है या पुराने राज्यों को खत्म भी कर सकती है। लेकिन ये जो पूरा भारतीय संघ है ना, ये हमेशा स्थायी और अविनाशी रहेगा। अनुच्छेद 2 हमारे देश के अद्वितीय असम्मित संघवाद यानी असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक शानदार उदाहरण है। ये वो ढांचा है जो हमारी इतनी विशाल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताओं को एक ही मजबूत धागे में पिरो कर रखता है। तो कुल मिलाकर
अनुच्छेद 2 सिर्फ कानून की किताब में लिखी कोई एक लाइन नहीं है। ये एक ऐसा जीवंत तंत्र है जो हमारे राष्ट्र को समय और जरूरत के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की आजादी देता है। ये लचीलेपन और मजबूती का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचिए जरा, यदि भारत की सीमाएं इतनी लचीली हैं कि नए राज्यों को उनकी अपनी अनूठी शर्तों पर हम अपना सकते हैं, तो क्या यही लचीलापन भविष्य में हमारे संघीय ढांचे को और भी ज्यादा मजबूत और परिपक्व बनाएगा? इस विषय पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।